हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं CUET में जो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है जिसका कोड है SCQP03। उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं स्कोर बिग सीरीज़ के अंदर लाइफ साइंसेस और आपका बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर बातचीत कर चुका हूं। अगर आप लाइफ साइंस और बायोकेमिस्ट्री का एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं CUET PG में तो उन दो वीडियोस को जो स्कोर बिग सीरीज़ के वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिए इसके कोड का SCQP03 है। और ये भी बात ध्यान रखिए कि कई सारे एग्जामिनेशंस जो हैं वो 2 दिन हो रहे हैं। CUET PG का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है मैं अपने चैनल के ऊपर पहले से ही डाल चुका हूँ, आप उसको एक बार एक्सेस करके देख लीजिएगा कि अगर माइक्रोबायोलॉजी का भी एग्ज़ाम 2 दिन हो रहा है तो आपका एग्ज़ाम कौन से दिन पड़ रहा है उस चीज़ के बारे में ज़रा गौर कर लीजिएगा। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए, सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी SCQP03 है इसमें सबसे पहले आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। स्कोप मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं आता और जो भी आएगा बहुत ही बेसिक आएगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लिविंग वर्ल्ड, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या स्थान है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, तो आप जानते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे आते हैं, कौन से जो माइक्रोब्स हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कौन से नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, कौन से ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कौन से कीमोट्रॉफिक होते हैं, कौन से लीथो होते हैं, ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं, लीथोट्रॉफ्स होते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, काफ़ी आते हैं, तो उनको अच्छे से टैकल करने के लिए ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं या आप प्रेसकॉट से पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग तौर पे वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करते हैं। ये सेल बायोलॉजी में भी पोर्शन आता है। बैक्टीरियल सेल के जितने भी ऑर्गेनील्स हैं, खासकर अगर मैं स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस आपको बताऊं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूर देख लीजिएगा। न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं पाया जाता, कोई भी ऑर्गेनील्स यहाँ पे नहीं पाए जाते, तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनील्स नहीं पाए जाते। अब राइबोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं, तो राइबोसोम्स किस तरीके के होते हैं, अब इनमें क्या क्या, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे मीजोसोम्स होते हैं, उनका क्या रोल है ना। तो ये सारी बातें जो है वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल वॉल, अब बैक्टीरिया की सेल वॉल किस तरीके की बनी रहती है, ग्लाइकोकैलिक्स किसे कहते हैं, और ये जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन तो पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ कई बार उन ड्रग्स का नाम पूछ लिया जाता है जो कि सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, जैसे आपको पता है T1 फेजेस है, लैम्डा फेजेस है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो ऊपर से कम इस चीज़ को देख लीजिएगा। नाइट्रोजन साइकिल में जितनी बार भी आ रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, मैं आपको ज़रूर बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स काम करते हैं, तो क्या क्या यहाँ पे याद रखना है आपको, देखना है माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रोब्स का नाम पता होना चाहिए और कौन सा माइक्रोब कौन सा काम कर रहा है, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन कौन सा कर रहा है और नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, ये सब कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है, इसके बारे में ज़रूर जानकारी रखिएगा। तो माइक्रोब्स हो गया। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, डाइवर्स इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स का जो मतलब किस तरीके से वो जनरल अकाउंट उसका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है, जैसे कि कौन से माइक्रोब्स जो हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में, बेसिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, शेड्स में कौन से पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे कौन से पाए जाते हैं, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है। सॉल्ट इन्वायरमेंट में जैसे हेलोफाइल्स पाए जाते हैं ना, तो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जाता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
अब माइक्रोबियल ग्रोथ रेट में आपको पता है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज, और इन फेजेस के दौरान बैक्टीरिया का ग्रोथ किस तरीके का होता है, बैलेंस्ड ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा माइक्रोब्स जो हैं वो सेकेंडरी जो अपना जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। और जो न्यूमेरिकल होता है कि इतनी साइकिल्स के बाद या इतनी जनरेशन्स के बाद कितने बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफ़र, तो जीन ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है, आपको पता है कॉन्जुगेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक तो कॉन्जुगेशन हो गया, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और तीसरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसडक्शन हो गया। अब ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में आपको पता है कि वायरस इन्वॉल्व रहता है ना। तो स्पेसिफिक जो जीन ट्रांसफ़र है उसके जनरल जीन ट्रांसफ़र और स्पेसिफिक जीन ट्रांसफ़र को दोनों को याद रखिएगा, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन में लैक ओपरॉन, टीआरपी ओपरॉन देख लीजिए, काम चल जाएगा। म्यूटेशन इन माइक्रोब्स, तो म्यूटेशन का जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो मतलब आपका ट्रांसवर्जन क्या होता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाएगा। और आपका जैसे कि ईटीबीआर का क्या रोल होता है ना। इसके अलावा जो बेस एनालॉग्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स डाल करके पूछ सकते हैं। फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन, आपको पता है फर्मेंटेशन क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने पहले से जैसे नाइट्रोजन साइकिल मैंने ऊपर बताया था, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। अब बायो फर्टिलाइज़र्स को ऊपर से ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोबियल इंटरैक्शंस हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि माइक्रोब्स जब इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, उस इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं, या बैक्टीरिया प्लांट के साथ या बैक्टीरिया किसी और के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स के इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में आ जाइए, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है। देखिए ऊपर बैक्टीरियल सेल पूछा था, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल सारा। अब यूकैरियोटिक सेल में अभी तक बैक्टीरियल सेल में हम लोगों ने डिस्कस ये नहीं किया था कि ऑर्गेनिल्स, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिल्स नहीं पाए जाते। तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स के में ऑर्गेनिल्स जरूर देख लीजिएगा। सेल साइकिल में G1, S, G2 और M फेज, ये सारे के सारे फेजेस के बारे में कौन सा क्या होता है ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मेंडल्स लॉ एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको पता ही है कि जो नॉन जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है वो है। मेंडल्स लॉज में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा रेगुलर जो क्वेश्चंस, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता मेंडल्स लॉज से क्वेश्चन आते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको पता ही है क्या है। अब इंटरैक्शन ऑफ जीन्स, जैसे एपिस्टैसिस वगैरह है, उस केस उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको जो यहाँ से एपिस्टैसिस वगैरह का जो क्वेश्चन आएगा वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो फार्मूला याद रखिए, फार्मूला के मेरे मतलब है जो रेशियो रहता है ना एपिस्टैसिस का, और जो जीन टू जीन इंटरैक्शन के जो रेशियोज होते हैं वो ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है, क्या लिंकेज जैसे जैसे बढ़ता है क्रॉसिंग ओवर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा परसेंटेज, लिंकेज का परसेंटेज दे करके आपसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चर, मतलब इससे भी ज़्यादा मैंने नहीं देखा। म्यूटेशंस एंड म्यूटेजेंस पीछे भी मैंने बताया था, वो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री में हर बार बोलता हूँ जब भी दिखता है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आप पर अगर टाइम है तो आप देख लीजिए। लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड जेनेटिक कोड ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डीएनए के ऊपर क्वेश्चन, खासकर अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो डीएनए और टाइप्स ऑफ डीएनए ज़रूर पढ़ करके जाना चाहिए। बात करते हैं फिजियोलॉजी की। अब यहाँ पे देखिए वाटर रिलेशन में डीपीडी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। खासकर वाटर पोटेंशियल को निकालने के लिए न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अगर सेल मेम्ब्रेन तो निश्चित, जैसे मैंने पीछे भी बोला था जब साइटोलॉजी बता रहा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा, फोटोसिंथेसिस यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा, रेस्पिरेशन यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा, और प्लांट हार्मोन्स में बहुत डेप्थ में नहीं, यानी कि सिग्नलिंग नहीं पूछेगा प्लांट हार्मोन की, लेकिन फिर भी प्लांट हार्मोन के जो फंक्शंस हैं, कौन सा हार्मोन क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है, गिबरेलिन क्या करता है, इथिलीन क्या करता है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती ही आती हैं, तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्निक्स अगेन आपके माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस रखता है, और यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, क्रोमेटोग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो HPLC ज़रूर पढ़ लीजिए, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी ज़रूर पढ़ लीजिए, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ज़रूर पढ़ लीजिए, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ज़रूर पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर मैं बात करूँ तो SDS पेज पे क्वेश्चन आता है, ये देख लीजिएगा। बस 2 ही हैं टेक्निक्स में, और ज़्यादा देखना नहीं है, तो मतलब ज़्यादातर जो बायोटेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आएंगे। अब बात कर लेते हैं इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी काफ़ी आसान टॉपिक है, यहाँ पे आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है। बायोटिक इन्वायरमेंट क्या क्या होता है ये सबको पता है, तो इतना ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर कहाँ से क्वेश्चन आता है, सक्सेशन से क्वेश्चन आता है, बहुत सक्सेशन से क्वेश्चन आता है, कम्युनिटी इकोलॉजी से क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो कॉन्सेप्ट है, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम यहाँ से पूछा जा सकता है। पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब देखिए पॉल्यूशन में आपका एयर पॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से उठता है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन ज़रूर देख लीजिए। इकोसिस्टम के फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी ज़रूर पता होनी चाहिए, तो इकोलॉजी में मैं इतनी चीज़ें ज़रूर पढ़ कर जाता, तो ये मेरे लिए माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस हो गया। मैं बायोकेमिस्ट्री का ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे पीछे लाइफ साइंस बता चुका हूँ, आज मैंने माइक्रोबायोलॉजी का भी बता दिया। माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस वाइड ज़रूर है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप जो मैंने बोला है कम से कम उतना ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, तो आपका माइक्रोबायोलॉजी भी पेपर अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।